नमस्कार, मैं कुश्ती कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक। अभी सबसे जो ज़्यादा गरमाया मुद्दा है, जो बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वर्ल्ड में, वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। यूँ कहें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बजाय यदि हम कहें कि इजराइल और हमास के बीच में, और इस लड़ाई को इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन बनाकर, इस लड़ाई को ज्यूस वर्सेस मुस्लिम्स बनाकर एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा जो है वो काफ़ी सिंपल है, एक बाहुबली है और जो कमज़ोर है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। बस सवाल ये उठता है कि क्या फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा इतना सिंपल है जिसे दो चार लाइन में समझा जा सके? इसको समझने के लिए हमें 72 साल पीछे जाना पड़ेगा, और या 120 साल या 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा इस मुद्दे को वाकई में समझना है। तो अब मैं इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास को लेकर भी बात करूंगा, जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए उनको भी लेकर बात करूंगा। लेकिन दुनिया में भी फिलहाल एक जो नैरेटिव चल रही है, एक नज़रिया जो चल रहा है, उसको लेकर मैं बात करूंगा और उससे रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं उस पर हल्की सी नज़र डालूंगा। इजराइल और हमास के बीच की जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें ये फोटोग्राफ जो है वो दुनिया के हर कोने तक पहुंचा। किसी ने आइकॉनिक कहा, किसी ने फैसिनेटिंग कहा, किसी ने हॉरिफाइंग कहा, पर कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आइकॉनिक इसलिए कि जो वार है ये आज की वार नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये क्षेत्र से, धर्म से, विचारों से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आइकॉनिक है। फैसिनेटिंग है कि इजराइल और फिलिस्तीन का जब भी मसला होता है, बाहरी वर्ल्ड के लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इधर फेवर में हो इधर अगेंस्ट में हो। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के मुद्दे को सोल्व करने के बजाय उसको आग लगाने का ज़्यादा काम करते हैं। तो फैसिनेटिंग है सबके लिए ये, और हॉरिफाइंग है इजराइल्स के लिए, फिलिस्तीन्स के लिए, ज्यूस के लिए, अरब्स के लिए। अब इस फोटोग्राफ को देखें तो इसमें दो चीज़ें सबसे पहले नजर आती हैं कि हमास की तरफ से 200 एक साथ रॉकेट छोड़े जा रहे हैं इजरायली क्षेत्र की तरफ, और इजराइल की जो सबसे एडवांस डिफेंसिव सिस्टम है आयरन डोम, सी रैम, दूसरे फोटोग्राफ में वो कैप्चर किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये कहना है कि ये फोटोग्राफ ही पहले डिफाइन कर देता है कि किसका क्या इंटेंशन है, कौन किसका नुकसान पहुंचाना चाहता है और कौन उससे बचना चाहता है। और आयरन डोम जो सिस्टम है उसको दुनिया में प्रेज किया जा रहा है, एक इस तरह से कहा जा रहा है कि ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है, ये हर देश के पास होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल इसके लिए क्या कीमत चुका रहा है। जहां एक हमास के द्वारा छोड़ी जा रही मिसाइल की कीमत मुश्किल से $300 to $500 है, वहीं आयरन डोम की एक प्रोटेक्टिव मिसाइल डिस्ट्रॉइंग यूनिट का कीमत $40,000 है। आज तक 3,500 के आसपास मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल के ऊपर छोड़े जा चुके हैं, और यदि हम 20% भी माने कि वहाँ इजराइल तक पहुँचती है तो 700 से 800 ज़्यादा मिसाइल जो है इजराइल में गिरे हैं, सही निशाने पर गिरे हैं, और उसके बचाव में आयरन डोम ने रोल प्ले किया है उन 700 to 800 को डिफेंड करने में। तो $500 के एक मिसाइल को $40,000 to $80,000 की कीमत वाली आयरन डोम टेक्निक जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, इकोनॉमिकल बोझ जो है वो इजराइल के ऊपर आ रहा है इन मिसाइल्स को रोकने के लिए। सवाल यह है कि कितने लंबे समय तक इजराइल जो है वो इस तरह से फाइट करता रहेगा। इस तरह से इकोनॉमिकल बोझ जो है उसके ऊपर बढ़ता ही चला जा रहा है। हर एक व्यक्ति के जान बचाने के चक्कर में रेकलेसली हमास जो है वो रेकलेसली अंधाधुंध मिसाइल फायर कर रही है, और इजराइल जो है हर एक नागरिक के जान बचाने के चक्कर में है। अब हमास पे अटैक करने की कोशिश कर रही है तो हमास के आतंकवादी जो हैं वो रेसिडेंशियल इलाके में छुपे हुए हैं। जितने मिसाइल्स हैं वो रेसिडेंशियल इलाकों में हैं, उनकी गलियों में खड़े हैं और वहां से दागे जा रहे हैं। बड़े दुखद की बात यह है कि 7 में से 1 मिसाइल जो है वो फेल हो रहा है, उसी रेसिडेंशियल इलाके में फूट रहा है, जिससे कई लोगों की जान जा रही है। लेकिन जितनी भी जानें जा रही हैं, अब तक 219 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। फिलिस्तीनी नागरिक हो या इजराइल द्वारा मारे गए आतंकवादी हो, वो सारा ठीकरा जो है वो इजराइल के सर पे फूट रहा है। यदि हम गाजा पट्टी के एरिया की बात करें, इजरायली क्षेत्र में 4 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति बॉम्ब शेल्टर से बाहर नहीं निकलेगा। पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और लोग बॉम्ब शेल्टर्स में ट्रैप्ड हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मुझे यही चीजें बॉदर करती हैं थोड़ी सी कि ये जो वार है इसमें लोग तो मारे जाते ही हैं, बस सवाल ये है कि किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, कौन जो है वार के दौरान सिविल लाइफ को ज्यादा कंसिडर कर रहा है। इस युद्ध को लोग जो है वो कैजुअलिटी के बेसिस पर देखते हैं कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं फिलिस्तीन में यदि सिविल, तो 6 से 8 इजराइल में क्यों मरे हैं, वहां भी ज्यादा मरना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की थिंकिंग है। यह बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यदि गाजा पट्टी, यदि फिलिस्तीनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमास ने उठाई है तो उनकी सुरक्षा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का जिम्मा है। जिस तरह से इजराइल ने अपने लोगों के सुरक्षा की जिम्मेवारी उठाई है, उनके लिए बॉम्ब शेल्टर्स, सायरन्स एंड आयरन डोम जैसे आधुनिक यंत्र इजाद किए हैं। बड़ा दुखद बात है कि आज इंटेलेक्चुअल्स नहीं है टीवी पे, आज कॉमेडियंस जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन
करने का एक ड्रामा कर रहे हैं। यदि हम जॉन ऑलिवर की बात करें, यदि हम ट्रेवर नोआ की बात करें, तो उन्होंने अपने वीडियो में इजराइल के मजबूत होने का, इजराइल डिफेंसिव क्यों है हमास के अटैक को लेकर, वो इतने अच्छे से सुरक्षा कैसे कर पा रहा है, 90% से अधिक हमास के द्वारा छोड़े मिसाइलों को पहले ही डिस्ट्रॉय कैसे कर रहा है, हमास और इजराइल के पास बराबर ताकत क्यों नहीं है, इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई किसी को डिफेंसिव होने पर क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यही सवाल सीबीएस के इंटरव्यू में कहा कि कोई हमें क्रिटिसाइज कैसे कर सकता है यदि हम अपने लोगों की डिफेंड कर रहे हैं, हम यदि अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक इस तरह की सोच रखते हैं कि इन द एंड यदि इन सभी कन्वर्सेशन के बॉटम में देखें तो लेफ्ट मीडिया जो है, लेफ्ट पीपल जो हैं, वो इस तरह की सोच रखते हैं कि वो भी इजराइल को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहते हैं कि यदि कोई मिसाइल चला रहा है तो अपने सीने पे लो, उतना तो हक बनता है, वो कमजोर है, वो तुमसे संख्या में कम है, उन्हें तुम्हें मारने का हक है। आने वाले समय में इजराइल को सबसे बड़ा खतरा जो होगा इन्हीं नैरेटिव से होगा, इसके द्वारा तैयार किए गए जनरेशन से होगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर कोई अदर विचार हैं वो भी मुझसे अवगत कराएं, और मैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच का जो अदर कोई हिस्सा है वो मैं चर्चा में लूँगा। आप सभी अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।